नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल संसद में जैसे धन्यवाद सेशन चल रहा था, पहले तो ये कि चुनाव होना था, लेकिन ध्वनि मत से ही मामला सॉल्व कर लिया गया। कोई डेसिबल मीटर नहीं लगा है संसद में, जिससे ये समझ में आए कि हाँ की आवाज तेज थी या ना की आवाज तेज थी। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष ने ये नहीं चाहा कि चुनाव हो। अगर चुनाव होता तो शायद पता चलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओम बिरला हारते या जीतते, लेकिन शायद पता चलता कि कुछ लोग इधर से उधर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इस मामले को लेकर। अब डिप्टी स्पीकर को लेके कहा जा रहा है कि उन्हीं के सुरेश साहब को डिप्टी स्पीकर बनाए जाने की बात की जा रही है कि अब वो डिप्टी स्पीकर बनाने के लिए विपक्ष दबाव डालेगा। लेकिन जिस तरह का कल का व्यवहार था सत्ता पक्ष का, जिस तरह से ओम बिरला कुर्सी पे बैठते ही इमरजेंसी को याद कर रहे थे, जिस तरह से खड़े होकर उन्होंने डायलॉग दिया कि अगर स्पीकर खड़ा है तो माननीय सदस्यगण बैठ जाएं, और ये मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मैं चाहता नहीं हूं कि 5 बार सदन में दोहराना पड़े। ये भाषा स्कूल के टीचर्स की तो हो सकती है, लेकिन संसद में ये भाषा हमने नहीं देखी है। लेकिन सब मिला जुला के हो ये रहा है अभी तक कि अल्पमत की सरकार होने के बावजूद फिलहाल यही दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जो चाह रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी जैसे चाह रही है, जो चाह रही है वो कर रही है। सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय उसके पास हैं, साथ में स्पीकर उनके पास हैं, और मुझे नहीं लगता कि डिप्टी स्पीकर पर भी विपक्ष कुछ खास कर पाएगा। डिप्टी स्पीकर हद से हद ये हो सकता है कि तेलुगु देशम का बन जाए, इससे ज्यादा फिलहाल मुझे तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही। राजू पारुलेकर तो वैसे भी मुझसे कम उम्मीदें करते हैं, मुझसे मैं तो फिर भी ज्यादा उम्मीदें कर लेता हूं, राजू भाई कम उम्मीदों पे चलते हैं। तो लगता नहीं है ऐसा हो पाएगा। और 1 जुलाई से नया कानून आ रहा है, जिसको लेके कपिल सिब्बल सहित तमाम इंपॉर्टेंट जो हमारे कानूनविद हैं, जो संविधानविद हैं, उनका कहना है कि बेहद खतरनाक दौर में हम प्रवेश करने वाले हैं। संजय हेगड़े जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि दिस विल बी रॉलेट एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। रॉलेट एक्ट के बारे में जो लोग जानते हैं, पंजाब में जो लागू किया गया था, देश में लागू किया गया था, जिसके बाद जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जो उसके बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि वो एक तरह से मिलिट्री कानून था। तो जब इतने बड़े बड़े वकील ऐसी बातें कर रहे हैं तो उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। खैर, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले राजू भाई से मैं चाहूंगा कि कल परसों जो जो संसद में हुआ है उस पर उनको क्या लग रहा है, किस तरह की टिप्पणी वो करना चाहेंगे। सबसे पहले एक अपनी बात रख लें, फिर सवाल जवाब करें। धन्यवाद अशोक जी। ऐसा लगता है कि कल जिस तरह से संसद का काम हो रहा था और खासकर विपक्ष जिस तरह से भाषण किए जा रहे थे, एक दो अपवाद हैं, लेकिन बाकी सारे सदस्यों ने जिस तरह से भाषण किया, तो एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा कि कहीं प्रधानमंत्री नेहरू और सभापति मावलंकर साहब तो नहीं है। इतनी सभ्यता, इतनी शालीनता, इतना प्यार मोहब्बत सिर्फ एक तरफा बीजेपी की तरफ से हो रहा था। और ओम बिरला ने अपना रंग जो था वो दिखा दिया, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी ने तो अपने रंग दिखा दिए हैं, और मैं ये नहीं मानता कि ये बीजेपी सिर्फ है, ये एक गिरोह है, जो गिरोह 10 साल से देश को एक्सप्लॉइट कर रहा है, शोषण कर रहा है और राज कर रहा है। वही गिरोह कल फिर से हावी हो गया संसद में, और पहले दिन कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा। और मुझे ये भी लगता है कि बिना वजह इतनी शालीनता और सभ्यता और मर्यादा दिखाने की, जो सुप्रिया सुले जी का भाषण आप फिर एक बार देखेंगे, तो आपको डर लगेगा एक पॉइंट पे कि कहीं वो आपातकाल के लिए भी थैंक यू ना कह दे सरकार से। तो ऐसी शालीनता और सभ्यता, उन्होंने ये भी बात कही, हम वेल में कभी जाते नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप अब उन्होंने ये जिक्र किया कि 150 हमारे जो साथी थे उनको निलंबित किया था आपने, ये जिक्र करके कहा हम कभी वेल में नहीं जाते, यानी मैं पढ़ता बहुत हूं लेकिन मैं परीक्षा में नहीं जाता। ये वाली बात है। अब ये क्या बात हुई, इतनी असभ्य और इतनी मर्यादाओं का सारा लांग देने वाली सरकार और दमन करने वाला प्रधानमंत्री, और उसका वो मोदी मैन है, सभापति कहना उसके कुर्सी पे बैठे हुए इसलिए उचित है, वरना उचित नहीं होता। तो वैसे लोगों के सामने ये सारी भाषण जो कल हुए वो बड़े निराशाजनक थे। और मुझे लगता है सर, जिस उम्मीद से, जिस पैशन से और जिस आग से लोगों ने अपने आप को जलाकर वोट दिए हैं इनको, वो कल के दिन तो उन्होंने बर्बाद कर दिए। कल का दिन लोगों की इच्छा, अपेक्षा, भावना का बर्बादी की तरफ ले जाने वाला दिन था विपक्ष की तरफ से। और ये 200 अकेले अकेले मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, जिस तरह से बात कही, उसमें उन्होंने सारे जरूरी इशारे किए।
उसके अलावा और तो नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस के जी, जो जी। सांसद थे उन्होंने भी सही कहा, श्रीनगर उनको के जो ओम बिरला सांसद ने थे, चुप जी। कराया क्योंकि उनको हक बनता है। ओम बिरला को लगा कि मुझे हक बनता है क्योंकि सामने वाला मुसलमान है। तो उन्होंने वही दिखाया तेवर कि बस चुप बैठो अब, बहुत हो गया। तो उन्होंने ये बख्शा नहीं कि ये नहीं सोचा, वो वही कह रहे थे कि इस सदन में एक मुसलमान होने की वजह से एक व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया, सांसद को, तो उनको भी प्रताड़ित किया गया और दिखा दिए गए रंग। और मुझे ये बहुत शर्मनाक महसूस हो रहा था विपक्ष के तेवर। मुझे ऐसा एक पल के लिए लगा लाइफ में, मुझे पहली बार, अशोक जी मैं, आप विश्वास करिए, मैं झूठ नहीं कहता आपसे कभी, तो मैं ये कहता हूं कि मुझे पहली बार लगा कि इस संसद में मुझे होना चाहिए। अब ये मुझे कभी नहीं लगा, नहीं ना मुझे फिर लगेगा, लेकिन कल मुझे लगा क्योंकि ये क्या चल रहा है बकवास, ऐसा मुझे लगा विपक्ष की तरफ से। एक सवाल ये भी है कि एक लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी होती है जिसमें पहले इतने दिनों में ये परीक्षा लीक का मामला, रेलवे एक्सीडेंट का मामला, लेकिन इतनी सारी लिंचिंग हुई है, मध्य प्रदेश में घर तोड़ दिए गए, यूपी में लगातार दूसरी घटना हुई है। चलो जिस समय ये पत्र आया उस समय एक ही घटना हुई थी, लेकिन घटना हुई थी मेरठ में। हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कांग्रेस की सरकार है, वहां एक मुसलमान की दुकान को लूटा गया पुलिस के रहते हुए, और फिर उसी के खिलाफ केस लगा दिया गया बावजूद इसके कि उसमें गोहत्या का मामला नहीं निकला। छत्तीसगढ़ में इस तरह के मामले हुए, और इन किसी मामले में कांग्रेस ने किसी मामले में आधिकारिक जो बयान होता है, ऑफिशियल जो बयान होता है, वो नहीं जारी किया। राहुल गांधी ने भी जितना कुछ कहा उसमें मुस्लिम नाम नहीं लिया, और कांग्रेस ने भी जो लिस्ट जारी की उसमें कहीं भी इन घटनाओं का जिक्र नहीं किया। क्या इन घटनाओं को न्यू नॉर्मल मान लिया गया है राजू भाई, कि इन पर बात ही नहीं होगी, मुसलमानों के मुद्दे पर बात ही नहीं होगी? चलो चुनाव के पहले समझ में आता था कि आप शायद इसलिए नहीं कह रहे हो कि ध्रुवीकरण ना हो जाए, लेकिन अब तो चुनाव हो चुका है। क्या मुसलमानों का मुद्दा उठाना जो है इस देश में एंटी पॉलिटिकल हो गया है, नॉन पॉलिटिकल हो गया है, या फिर क्रिमिनल हो गया है? सर मुझे ये लगता है कि ये जो गिरोह है हिंदुत्ववाद के नाम से जो चला रहे हैं, वो गुजराती गिरोह जो है वो इस बात में कामयाब हो गया है कि आप मुसलमान दोस्त हैं, मुसलमान मेरे मतदाता हैं, मैं मुसलमानों के साथ इस देश को हम लोग शेयर करते हैं, दोनों मुसलमान भी बराबरी का हकदार है इस देश में। ये कहना एक अपराध बोध जगाता है अगर आप में, विपक्ष में भी, और सारी पार्टियां, यानी आप देखिए लेबल कोई भी हो पार्टियों में दिखता है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये लोग इस्लामोफोबिया क्रिएट करने में कामयाब हो गए, और जो लोग इस्लामोफोबिक नहीं है उसमें अपराध बोध उन्होंने जगाया कि आप अगर मुसलमानों के बारे में बोलेंगे तो हिंदू नाराज हो जाएंगे। ऐसा कोई हिंदू नाराज नहीं हो रहा है सर, उल्टा मैं कोई तो नहीं ये होता, हम मानता सब हूं। बोल रहे हैं, हम सब बोल रहे सर हैं। हम सब बोल रहे हैं, और सबसे ज्यादा वोट इसीलिए दिए हैं कि आप भाईचारा बरकरार रखेंगे, आपने और जो मोहब्बत। नाराज होने वाले हैं राजू भाई, वो तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं और देते रहेंगे। और दूसरी बात है सर, लोगों ने वोट मोहब्बत की दुकान को दिया है, तो मोहब्बत की दुकान में क्या मुसलमान शामिल नहीं है, ईसाई शामिल नहीं है, सिख शामिल नहीं है? और देखिए आपकी लिंचिंग किसी की मुसलमान होने की वजह से हो रही है, तो आपको नाम लेकर मुसलमान कहकर उसको भाई बनाना, जताना बिल्कुल। जरूरी है, उसका शेयर जब उसको। दलित जब दलित के साथ होती है तो हम खुल के कहते हैं ना कि दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, आदिवासी पे हम कहते हैं आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ है, पिछड़ों पे पिछड़ों के साथ अत्याचार हुआ है, तो फिर मुसलमानों के साथ अत्याचार कहने में शर्म क्यों है? यही मैं समझना चाह रहा हूँ। सर आज तक मैंने देखा कि सबसे बड़ी अपना विपक्ष पार्टी जो कांग्रेस है, उन्होंने उमर खलीद का मुद्दा नहीं उठाया। अब जुडिशरी का सबसे बड़ी नाकामयाबी रही है उमर खलीद का केस। सर किस मुंह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भाषण करते हैं मेरे समझ में नहीं आता कि उमर खलीद का केस उनके सामने रखे तो उसके ऊपर क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, कौन सा बुक दिखाएंगे, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन दिखाएंगे? ये किताब जो पॉकेट बुक्स की किताब जो है, लाल और हरी, लाल और काली, जो कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर विपक्ष ने शपथ लिया पहले दिन, वो किया, प्रदर्शन किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब किताब नहीं है सर, वो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आजादी है। और वो आजादी, वो आखिरी आदमी, यानी हर आदमी, केजरीवाल हो चाहे हेमंत सोरेन हो, हमारे निजी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन केजरीवाल हो, सोरेन हो, उमर खलीद हो, संजीव भट्ट, सब जो राजनीतिक बंदी बना के रखे हैं मोदी ने, वो जब तक आजाद नहीं होते वो कॉन्स्टिट्यूशन का हाथ में लेने का हक ही नहीं है हमें सर। और ये मुसलमानों के प्रति जो प्रताड़ना, उनके ह्यूमिलेशन, उनकी लिंचिंग हो रही है, उनके घर गिराए जा रहे हैं सर, ये नया जो बिना कानून के आप जेसीबी लगा देते हो या और तोड़ देते हो लोगों के घर ट्रैक्टर वगैरह लगा के, ये जो हो रहा है सर, इसके खिलाफ आवाज उठाना कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि यस। किताब कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप बिल्कुल। मुसलमानों के प्रति अगर कुछ आपकी सहानुभूति की जरूरत नहीं, वो बराबर के हकदार है।
और बराबर का यहाँ हकदार है यहाँ तो यहाँ सवाल सहानुभूति का है ही नहीं, यहाँ सवाल हक के साथ खड़े होने का है, बहुत सीधा यस, मामला है, सच के साथ यस, खड़े उनके होने हक का है। के लिए जी, देखिए, मैं ये बिल्कुल। मानता हूँ निजी तौर पे राहुल गांधी ये चाहते भी होंगे, क्योंकि उन्होंने तो जब एक सांसद को प्रताड़ना हुई तो उनके घर गए थे दानिश साहब के। लेकिन उनके जो इर्द-गिर्द लोग हैं वो उनको डराते होंगे। कांग्रेसी जो ओल्ड गार्ड्स है वो, कि अरे नहीं वो सॉफ्ट हिंदुत्व को पकड़ के रखा। काहे का सॉफ्ट हिंदुत्व? सर फैसिज्म सॉफ्ट और हार्ड नहीं होता। आप हेट स्पीच से शुरू करते हैं, हॉलोकॉस्ट तक पहुंच जाते हैं। मोदी ने हेट बिल्कुल। स्पीच से शुरू किया और हेट स्पीच से अभी वो लिंचिंग से लेके अभी आगे की कदम पे चढ़ रहे हैं। 1 जुलाई से लेके सबको अंदर डालने के लिए अमित शाह तैयार बैठे। ये अमृतकाल नहीं है, अमित काल है। तो आप ये समझिए आपकी लड़ाई जो है किससे है। ये बिहड़ में जो बागी है उनको जयराम रमेश जी किताब के पन्ना पढ़ा रहे थे कल कि 93 नंबर का क्लॉज ये है। वो मोदी ये कहेंगे, मन में हंसते होंगे, वो बोलेंगे ये किताबें पढ़ के मैं यहां तक नहीं आया, मैं और शाह। तो ये कौन सी किताबें दिखा रहे हैं मुझे? तो आपको वो छद्म पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं उसका छद्म जवाब आपके पास तैयार होना चाहिए। किसी ने कहा कि सर कल जब मुसलमानों की बात आई, डेप्यूटी स्पीकर की बात आई, तब ये 5 गांव जैसा है जो दुर्योधन ने देने से इनकार कर दिया था। लेकिन वो होने के लिए कृष्ण को वो ही छद्म नीति अपनानी पड़ी जो दुर्योधन और उसके मामा जी कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी चाहिए। इतिहास पुराण जो जो भी कथाएं जो होती हैं, वो यही उसका सार यही निकलता है कि जो जो सभ्यता का पालन करे उसे सभ्यता का व्यवहार हो। लेकिन सभ्यता का अगर पालन नहीं कर रहे, उनके खिलाफ आपको लोगों ने वोट दिए हैं, तो लोगों ने इसलिए वोट दिए कि वो स्पेस आपको देनी है, क्योंकि लोग वोट नहीं, वो स्पेस नहीं ले सकते। लोग अगर ये जमाना डेमोक्रेसी का, संसद का और एक सभ्यता का, एक लेवल का, सिविलाइजेशन का नहीं होता तो लोग पहले पहुंच जाते थे। बास्टिल का जो जेल थी वो ऐसे ही तोड़ी थी। उसके बाद हमेशा जब भी ताले नहीं खुले, दीवारें तोड़ी गई है सभ्यता में, मानवीय सभ्यता में। और मुसलमानों के लिए ये ताले नहीं खोलेंगे तो ये दीवारें तोड़ी जाएगी। ये विपक्ष को कहना पड़ेगा वहां पर संसद में खड़ा रह के और मुसलमान भाइयों का नाम लेके। एक भी मुसलमान को अगर कुछ भी तकलीफ होती है तो हर संसद सांसद को यह समझना चाहिए कि उसको खुद को निजी अपमान हुआ है, निजी तकलीफ हुई है, उसके बच्चों को और उसके घर वालों को तकलीफ हुई है। ये जब तक नहीं मान सकते तब तक आप काहे के लोक प्रतिनिधि है? लोक का मतलब क्या है? आपकी बिरादरी। बिल्कुल लोक का ठीक मतलब बात है और आपने छेड़ ही दिया है तो केजरीवाल और हेमंत सोरेन के साथ जो हो रहा है, मैं आप जानते हैं कि केजरीवाल की राजनीति का समर्थक मैं कभी नहीं रहा, मैं पहले भी दिन नहीं से रहा, नहीं रहा। मैं भी नहीं रहा। दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग और ये यस। बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। जब जब हक की बात, लोकतंत्र की बात, न्याय की बात होती है तो ये एकदम इर्रेलेवेंट है कि हम किसी की राजनीति से सहमत हैं कि नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर इस तरह की चीज योगी आदित्यनाथ के साथ कोई करेगा तो भी मैं इसी आवाज में बात करूंगा कि नहीं, कानूनन जो है वो ठीक है, गलत है, होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि बिल्कुल विक्टिम टारगेट कर ले, हेमंत सोरेन को बाहर निकलने ही नहीं देना है, अरविंद केजरीवाल को बाहर निकलने ही नहीं देना है। मुझे ये मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि संभव है उन्होंने भ्रष्टाचार किया हो, भ्रष्टाचार किया होगा, लेकिन इस तरह से ट्रायल नहीं चलाया जाता है। आप बाहर रख के भी ट्रायल चला सकते हैं, आप लगातार उनको बुला सकते हैं, लगातार जांच कर सकते हैं, लगातार सवालात कर सकते हैं। जिस तरह से मतलब ये होता है कि अगर लोअर कोर्ट ने उनको दे दिया, जमानत दे दी, तो बिना फैसला पढ़े हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया और हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले ही जो है वो सीबीआई गई और सीबीआई ने उनका रिमांड ले लिया, जेल के अंदर उनका रिमांड ले लिया। यानी कि किसी भी तरह से आपको उनको बाहर नहीं निकलने देना है। जैसे बाहर निकलते ही वो नीरव मोदी की तरह भाग जाएंगे, वो नीरव मोदी की तरह नहीं भागेंगे। जिनको भागना था वो भाग गए, उनका आप कुछ नहीं कर पाए। सर दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार की अगर आप बात करते हैं तो प्रधानमंत्री को पहले पकड़ना चाहिए भ्रष्टाचार के लिए। पीएम केयर क्या है? उस पर तो कोई इलेक्टोरल बात ही बॉन्ड क्या नहीं है। है? राफेल में क्या हुआ? और सर पेपर लीक्स कहां अंततः आकर कहां मिलता है? और ये देखिए ऐसा है पेपर कि पेपर पेपर लीक लीक पे तो मैं हो रहे। आपको पेपर लीक पे आपको बताऊं, आपको नहीं दर्शकों को बताऊं, आप तो देख ही रहे हैं कि पेपर लीक में जो एक वीडियो वायरल हुआ उसके बाद जिसका सबसे बड़ा नाम आ रहा है, जिसको देश का सबसे बड़ा नकल माफिया, सॉरी पेपर लीक माफिया कहा जा रहा है, वो राजभर साहब की पार्टी का है। जो राजभर साहब की पार्टी एनडीए के साथ है, जो यूपी में उनके साथ सरकार चला रहे हैं, उनके मिनिस्टर हैं, और उस पर कहीं कोई बयान नहीं है, अभी तक जेल नहीं गए, कुछ नहीं हुआ। नहीं, और दूसरी बात सर, राम मंदिर भी लीक हुआ है। लीक तो हर चीज हो रही हाँ, है। तो वो प्रधानमंत्री अगर उसका श्रेय लेते हैं तो उसका जो प्रॉब्लम हुई है, समस्या हुई है, वो तो उससे सीधा उन तक पहुंचनी चाहिए।
लेकिन हम उनका एक बारिश में सड़क पर 19 गड्ढे हो गए, जिसके जी, लिए 4,500 लोगों को उजाड़ा गया उनके घरों से। जी और मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री पद का गरिमा जितना खुद मोदी नहीं रखते, उतना सामने वाले रख रहे हैं। जनता रख रही है, अभी भी रख रही है। और भ्रष्टाचार की बात करके जो अपने राजनीतिक विरोधियों को अंदर करने की उनको आदत हो है 10 साल से, वो सारे विरोधियों की भ्रष्टाचार अगर मानते हैं हाइपोथेटिकली, अगर उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं ईडी, सीबीआई इनकी एजेंसियों ने, ये अपनी-अपनी गिरोह चला रहे हैं। अब ये कोई एजेंसी अब मैं सरकारी इनको मान कैसे सकता हूँ? तो लेकिन ये जो आंकड़े दिए टोटल की जाए तो भी प्रधानमंत्री का एक भ्रष्टाचार उससे ज्यादा बड़ा है। आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड का लीजिए, डायरेक्ट मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी अब कहाँ आ गई? अब तो वो लोग स्पेस रिसर्च तक में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा इनको वो मिला था? ये सारे लोग आते कहाँ से? और नाइट आप देखिए पेपर लीक का एक मामले के जो सरगना है वो गुजरात का था, वो भाग गया यूएस। तो बिल्कुल। सारे गुजरात से कैसे होते हैं? तो अल्टीमेटली सुई कहां तक पहुंचती है? तो ये जो लॉजिक सोरेन जी और केजरीवाल पे लगाया गया है, वो लॉजिक प्रधानमंत्री पे भी लगता है फिर कोर्ट के लिए तो ये कहा जाएगा ना खाता ना बही, भी तुषार भाई कहे वही सही, फिर तुषार भाई के लिए अमित भाई वो कहे सही, फिर अमित भाई के लिए नरेंद्र भाई कहे वो सही। तो ये सब भाई जो मिलके कर रहे हैं, उसके लिए विपक्ष को तेवर जो अपनाने हैं वो नहीं अपना रहे हैं, तो जनता क्या करे? ये सवाल एक आज एक मेरे मन एक में है। एक मतलब एक ये लाभ दे सकते हैं संदेह का कि हो सकता है पहला दिन है तो ये एक प्लान तरीका हो कि नहीं पहले दिन जरा कायदे से बिहेव कर लेते हैं और उसके बाद जो करना हो करेंगे, ये भी हो सकता है। सर, चुनाव होके बहुत दिन हो गए। पहली बात, ये चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हुए, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। 3 कमिश्नर अभी भी उसी जगह बैठे हुए हैं और राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, वहां वही खेला करने की वो साजिश करेंगे। और जो हम जानते हैं राज्यों में, जैसे कि महाराष्ट्र में 100% बीजेपी हारेगी और उनके सहयोगी, तो उनको भी ये मालूम है सर। तो उनका भरोसा जो है, सारी जो कामयाबी के जो राज है, वो मशीनरी और इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार और 2 आयुक्तों के साथ पर ही है ना। तो ये विपक्ष को मानना चाहिए। विपक्ष को कल का पहला दिन नहीं था सर, 10 साल पहले पहला दिन था सर। ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। ये सर फैसिज्म का पहला दिन कहां होता है? डेमोक्रेसी में पहले दिन वगैरह होते हैं सर। सामने वालों के लिए पहला दिन नहीं था। वही गृह मंत्री है, वही सभापति है, वही है। आप क्या बोल रहे हो? वही सभापति को बोल रहे हो कि पिछले टाइम में सभापति जो थे, उन्होंने 150 लोगों को निलंबित कर दिया, तो वो गुनहगार है ना। तो वही बैठा है, उनको ही सुना रहे हो। तो क्या पुनर्जन्म लेके आ गए वो वहां कुर्सी पे बैठने के लिए? दूसरे बिल्डा है क्या? बिल्डा जूनियर? तो वो है नहीं ना सर। तो आपको ये सब कल्पना में जीना, यही गलत है सर। फैसिज्म में सबसे पहले आपको वास्तव में जीना चाहिए। देखो, स्टालिनग्राड में पहली कब्र खुदी फैसिज्म की, उसकी वजह यह थी क्योंकि वास्तव में जीना शुरू कर दिया था तब तक लोगों ने वहां के। और बहुत हानि सहने के बाद स्टालिनग्राड की यह समझ में आया कि अब जो जहां है वहां खड़ा रह के लड़ेगा, तब वो कर पाए। और जो जहां नहीं खड़ा रहे, यानी वो जो भागने की कोशिश करेगा या इससे एस्केप करने की कोशिश करेगा, वो मर जाएगा। ये उनको समझ में आ गया, खत्म कैसे भी हो। अब इनको क्या है कि विपक्ष के हर व्यक्ति को अब एस्केप के लिए जगह है, उनको स्पेस है, क्योंकि वो सांसद है, उनके पास बंगला है, उनको वो थोड़ी अय्याशी के साधन है, थोड़ा स्पेस है, थोड़ा मीडिया भी छापती है अब थोड़ा बहुत, तो वो खुश है। उनका कामयाबी का मतलब नंबर था, तो लोगों ने इतना खून बहा के नंबर ही लाने थे। 2-2 घंटा 3-3 घंटा आप लाइन में खड़े रहे तो नंबर लाने के लिए उनके नहीं, आपकी आशा अपेक्षाओं को सच और इस पे खड़ा करने के लिए उन्होंने किया था। तो ये सारी जो बातें हैं, वो बातें अगर ध्यान में नहीं रखी जाएगी, तो सर लोगों के मन में विफलता के सिवा क्या आएगा? ठीक बात है, मैं इस बात से सहमत हूं कि ये एक ऐसी लड़ाई है जो आज शुरू नहीं हुई है और आज खत्म नहीं हो रही है। और इससे ज्यादा जो बात कहने में शायद राजू भाई थोड़ा सा हिचक गए या फिर आगे मौका मिलता तो कहते वो या अगली बार कहेंगे या पहले कह चुके होंगे कि कोई ऐसे नंबर भी नहीं है जिस पर उछला जाए। सबके बावजूद इतने नंबर भी नहीं आ गए हैं कि उछला जाए। मुझे गुजरात का चुनाव अच्छी तरह से याद है। इसके पहले जो विधानसभा हुई थी उसमें बस जीतते-जीतते रह गए थे। आज के नंबर से बहुत अच्छे नंबर थे और अगले में 19 विधायक रह गए, जिनमें से कई विधायक जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, जी। कुछ और तैयारी में बैठे हैं। ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ बैठ के कह रहा हूँ।
तो अगर आप इसी तरह से चलते रहे, अगर जिस जनता ने आपको चुन के भेजा, और कांग्रेस को या बाकी पार्टियों को एक बात बहुत कायदे से समझ लेना चाहिए, ना तो ये उनके चमत्कार की जीत है, ना तो उनके सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं की जीत है, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है उसके बावजूद, ना तो सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं की जीत है। जैसे वो चुनाव में कह रहे थे, उनको बाद में भी याद रखना चाहिए कि ये लड़ाई जनता ने लड़ी है, ये लड़ाई हमने लड़ी है, ये लड़ाई सोशल मीडिया पे कितने-कितने लोगों ने लड़ी है, सोशल मीडिया के बाहर, पान की दुकानों पर, गाँव में नुकसान उठाकर, फैमिली ग्रुप्स में नुकसान उठाकर लोगों ने लड़ी है, और ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी है कि आप थोड़ा बेहतर बंगले में चले जाएँ। ये लड़ाई इसलिए भी नहीं लड़ी है कि आप व्हाइट टी-शर्ट उतार कर कुर्ता पहनना शुरू कर दें। ये लड़ाई इसलिए भी नहीं लड़ी है कि आप कंफर्टेबल हो जाएँ। ये लड़ाई इसलिए लड़ी है क्योंकि आप लड़ते हुए दिख रहे थे। आप लड़ते हुए दिखेंगे, और ये शर्म छोड़ के लड़ते हुए दिखेंगे कि मुसलमानों का नाम नहीं लेना है, फलाँ का नाम नहीं लेना है, तब तो कोई बात है, वरना हाथ में संविधान दिखता रहे और पीछे संविधान बिकता रहे, इसका कोई खास मतलब होने वाला नहीं है। संविधान हाथ में लेने का मतलब होता है न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ना। संविधान हाथ में लेने का मतलब होता है हर मजलूम के लिए लड़ना, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, किसी एरिया का हो। अगर ये आप कर पाएँगे तो 5 साल बाद या 5 साल तक ये जनता ऐसे ही आपके साथ खड़े होके लड़ेगी, और शायद गर्व करने लायक नंबर आपके पास आ जाएँ। नहीं कर पाएँगे तो फ़ासिज़्म का जो रोलर चल रहा है, जो बुलडोज़र चल रहा है, वो सिर्फ़ मुसलमानों के घर नहीं तोड़ेगा, वो आपके बंगले भी तबाह कर देगा। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया थैंक राजू भाई। थैंक यू सर।